तो चलिए हम आज का क्वेश्चन फिर से शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इस तरीके से हमने आपको एक ट्रिक बताया था जिसका नाम था ईट फॉर नाच। तो नाच न्यूट्रॉन की हमें पता करना है, तो नाच न से न्यूट्रॉन और च से चढ़ेगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है। जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है वहीं से रेडियो तरंगे निकलती हैं। तो रेडियो तरंगे किसे कहते हैं, अल्फा गामा और बीटा किरणों को कहा जाता है। तो अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरेल ने की थी, और इसका यूनिट जो होता है वो क्यूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की जो परिघटना की खोज की थी वो हेनरी बैकुरेल ने की थी। हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी खोजकर्ता के बारे में बताया था आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या होता है। तो रेडियो सक्रियता की यूनिट जो होती है वो होती है क्यूरी। अब आपको बता देते हैं, जो हेनरी बैकुरेल साहब थे इन्होंने रेडियो एक्टिव तरंग की खोज तो की ही थी, जैसे अल्फा बीटा और गामा किरणों की तो खोज इन्होंने की ही थी, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं दिए थे। तो एक दूसरे वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था आयरीन क्यूरी। इन्होंने आर्टिफिशियल जो है रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी, और अपने उनको मेजर करने, उनको मापने के लिए जो है इन्होंने एक यूनिट दी थी इसलिए इसका जो रेडियो सक्रियता की यूनिट होती है वो क्यूरी मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम कार्बोनेट समानता माना जाता है। तो सोडियम मतलब सोडा, एक ट्रिक आप समझ लीजिए, सोडियम जब भी आएगा समझ लीजिए सोडा है, और उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जो है बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो ITI या टेक्निकल करने वाला जो लड़का है वो एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, ब्रास, इन सब चीज़ को इतनी बार वो सुन चुका है, इतनी बार देख चुका है, उतनी बार तो अपने गर्लफ्रेंड को नहीं देखा हुआ जितनी बार इस क्वेश्चन को देख चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, इसको सबको ही पता है। बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री रिएक्शन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा उसको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। CaSO4 अप इंटू हाफ H2O होता है, ठीक ना। और कई बार मतलब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं सिंपल तरीके वाले वो पूछ लिए जाते हैं, जैसे नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी Cl होता है। आप सब ये सब को मतलब जितने भी हैं इस सबको आप रट जाइए, क्योंकि कभी कभी फिटकरी का सूत्र पूछ लेता है K2SO4। तो ये सब चीज़ें पूछा करता है। ये सब चीज़ें जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि NPCL का जो एग्ज़ाम है एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर देता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम दोस्तों होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लौह प्राप्त किया जाता है, मतलब लोहे की प्राप्ति किस खनिज द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जंग लगने पर लोहे का भार होता है, कम होता है, बढ़ता है, या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। नीला थोथा, नीला थोथा किसे कहते हैं। तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो समान ताप पे कौन सा होता है, चलिए देख लेते हैं। शीशा ये तो हो नहीं सकता, निकेल ये भी नहीं हो सकता, टिन ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक की भार ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आपको पहले से ही पता होना चाहिए, जो जो अर्धचालक होता है, जो सेमी कंडक्टर होता है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। तो इसमें देखिए कहीं सिलिकॉन नहीं दिया है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर
14 है, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। जो शादियों ब्याह में आतिशबाजी की जाती हैं वो होता है ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे वो होता है RDX हो गया, जो बम वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें जो होता है ये पीरियोडिक टेबल में जो होता है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, हम अपने क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। तो किसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन देखना है। तो हीरा तो भैया कार्बन का अपर रूप होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप होता है, कोयला में तो भर भर के कार्बन होता है, बिना कार्बन के कोयला ही क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। बाकी सब ये जो 3 ऊपर से दिख रहे हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती हैं। तो क्या होता है, जो वाहनों से जो धुआं निकलता है वो उसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस श्राद्ध के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ही भयानक घटना थी जब अपने ये हुआ था, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था सब में सबसे बेस्ट और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए हम आपको बता देते हैं, रेडियो धर्मी तत्व जो होते हैं उसमें अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब अल्फ़ा किरणें निकलते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में जो होता है उसमें चेंजिंग होती है। जैसे किसी तत्व के अंदर से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में जो है 2 की कमी होती है और परमाणु भार के अंदर 4 की कमी हो जाती है। लेकिन अगर एक बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 1 बढ़ जाता है और परमाणु भार में कोई चेंजेस नहीं होती हैं। और ये पूछ क्या रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अल्फा निकलेगा तभी परिवर्तन होगा, बीटा निकलेगा तभी भी परिवर्तन होगा, लेकिन अगर गामा किरणें निकलेंगी तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो वायु में भैया हीलियम भी होती है, आपको पता है ये हीलियम भी होती है, नियान भी होती है, आर्गन भी होती है, लेकिन रेडान जो होती है ये नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से जो वाष्प बनने की क्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन होती है। ऑप्शन नंबर डी। जो ठोस कपूर होता है ये कभी भी द्रव फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि अगर ये ठोस होता है इसको जब जलाएंगे सीधे गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि दोस्तों मैंने जो है पिछली बार NPCL नरोरा का एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज जो है मैंने इन्हीं सब क्वेश्चनों के साथ उसको करेक्ट किया था। तो मैं मतलब ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और उन बच्चों के पास शेयर करें जिनके NPCL का एग्ज़ाम है। और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू मैं करता रहूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉल्व कराऊंगा। जो चीज़ें डिटेल तरीके से नहीं दी रहेंगी मैं उसको खुद मतलब आपको वीडियो में बताता रहूँगा, क्योंकि क्या इसलिए मैं थ्योरी नहीं देना चाहता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। ठीक ना दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।